हमारा टॉपिक है समास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास के बारे में। तो समास एक तरफ से हम कह सकते हैं, समास क्या होता है? संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त रूप, कम करके लिखना, कम करके लिखना या घटाकर लिखना। इस प्रकार समास को हम इस नाम से भी जान सकते हैं। तो एक उदाहरण द्वारा सबसे पहले हम समझते हैं कि संक्षिप्त रूप, संक्षिप्तीकरण, कम करके लिखना, ये सब समास क्या है। जैसे एक उदाहरण है, घोड़े पर सवार। ये 3 शब्द हैं। इनको संक्षिप्त रूप में हमारी परिभाषा क्या बोलती है? संक्षिप्त करना, कम करके लिखना। हमको ये 3 शब्द नहीं लिखने, एक शब्द में लिखना है। तो घुड़ सवार। जिस प्रकार ये शब्द हम जोड़कर एक शब्द बनाते हैं, उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्द या फिर हम पद भी बोल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से अधिक पदों का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप जो अर्थ ग्रहण कर ले, जो अर्थ ग्रहण कर ले, उसे समास कहते हैं। समास जो होता है, 2 या 2 से अधिक पद मिलकर या संक्षिप्त रूप, पदों का संक्षिप्त रूप, जिस प्रकार ये पदों का ये संक्षिप्त रूप घुड़सवार है, उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक पद या फिर पदों का संक्षिप्त रूप या फिर 2 या 2 से अधिक पद जुड़कर जो नवीन शब्द का निर्माण करते हैं और वह अर्थ प्रदान कर देता है। जो तीसरा शब्द होगा वो अर्थपूर्ण होगा, उसका भी कुछ अर्थ निकल कर आएगा। तो यह प्रक्रिया समास कहलाती है। 2 या 2 से अधिक शब्द जोड़कर जब नए नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया समास कहलाती है। समास की सबसे बड़ी विशेषता है कि समास में पदों की प्रधानता होती है। पदों की प्रधानता, इसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। प्रथम पद, द्वितीय पद। पूर्व पद हम किसको बोलेंगे? जहां पर मुख्य अर्थ पर बल दिया जाता है, जहां पर मुख्य अर्थ पर बल दिया जाता है, उसे हम पूर्व पद कहते हैं। और जहां पर अर्थ गौण होता है, यहां अर्थ गौण होता है, तो इसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो इस प्रकार समास की हम परिभाषा लिख सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं समास के विभिन्न रूप कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा
बहु व्रीहि समास। चौथा कर्म धारय समास। पांचवा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। पहला है हमारा द्वंद्व समास। पहले प्रकार में आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण माता पिता, माता पिता, बहन भाई या भाई बहन। और एक और होता है पापा पाप। इसको पेपर में पूछा जाता है कि ये कौन सा समास है और यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आता है द्वंद्व समास के अंदर। कैसे हुआ? पापा पाप जैसे पेपर में आया, पापा पाप कौन सा समास है, हम डर गए कौन सा समास है। तो ये द्वंद्व समास होगा क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे पद। दो पद से बनता है, पाप और अपाप। हो गए दो पद, तो ये द्वंद्व समास कहलाएगा। फिर दूसरा होता है इसी के जैसे लाभालाभ। इसका भी लाभ अलाभ। फिर धर्मा धर्म, धर्म अधर्म, ये द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। तो इसमें दो पद, दो शब्द जुड़े और एक पद बना। इस पद का भी एक अर्थ है। तो जहां पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, माता भी पिता भी, ये दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। फिर दूसरा आता है द्विगु समास। दूसरा समास आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक होता है। पहला पद हमारा होता है संख्यावाचक और दूसरा पद जो होता है वह विशेषण होता है। पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद विशेषण, और दूसरा पद ही प्रधान पद होता है। द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ऐसा पद जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास का उदाहरण हम समझ लेते हैं। पंच तत्व, नव रात्रि। इसमें हमें दिख रहा है कि पहला पद संख्यावाचक है और दूसरा पद प्रधान विशेषण है। दिखाई समझ में आ रहा है हमको? पंच भूत, पंच वटी। इस प्रकार जो है द्विगु समास, दो पहर, चौराहा। इस प्रकार पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद
विशेषण है तो यहाँ पर द्विगु समास है। तीसरा आया हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में पहला और दूसरा पद जो होता है वह प्रधान नहीं होता, वह अप्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में जो होता है ना तो पहला पद प्रधान होगा और ना ही दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें एक तीसरा पद भी होता है। तीसरा पद, अभी तीसरा पद कहां से आ गया नया पद? अभी तो हमने पढ़ा था कि समास में दो ही पद होते हैं, दो पद जुड़कर समास नवीन शब्द का निर्माण करते हैं और वह समास, वह प्रक्रिया समास कहलाती है। लेकिन यहाँ पर आ गया तीसरा पद। ये तीसरा पद क्या होता है? एक पद और दूसरे पद से जो नया शब्द, नया पद बनता है उसे इसमें कहा जाता है कि तीसरा पद। जो नवीन शब्द बनता है वह तीसरा पद कहलाता है। तो यहाँ पहला पद और दूसरा पद दोनों को मिलाकर जो तीसरा पद बनता है वह प्रधान होता है। कौन से समास में? बहुव्रीहि समास में। तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे प्रधान होता है। देखा जाए तो तीसरा शब्द इसमें प्रधान ही होगा। जैसे दशानन, उदाहरण में हमने लिया दशानन। अब दशानन, 10 आनन है जिसके दशानन, ये क्या है? 10। पहला पद तो संख्यावाचक है लेकिन विशेषण है ना। फिर दूसरा आता है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र के बाद चतुरानन। ये भी हमारा बहुव्रीहि समास है। या फिर आपको कोई संख्या दे दी जाए 31, 21 और 61, कोई भी संख्या दे दी जाए, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें भी बहुव्रीहि समास ही आता है। ठीक। अब हमारा आता है चौथा जो होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में होगा, इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। अर्थात इसमें विशेषण व विशेष्य दोनों होते हैं। अर्थात ऐसा पद जो किसी विशेष की विशेषता बताता हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। उदाहरण नीलकंठ। नील गाय। अब नीलकंठ किसकी विशेषता है? महादेव की नीलकंठ, उनका नीला है कंठ, महादेव की विशेषता है। पहला पद जो है वे विशेषता बता रहा है और दूसरा पद विशेष है। कंठ की विशेषता नीलकंठ। गाय की विशेषता क्या है? ये विशेष है गाय, विशेष। और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? पहला पद विशेषण। तो
नीली है गाय, नील गाय। विशेषण और विशेष दोनों किस समास में शामिल होते हैं? कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में दोनों शामिल होते हैं। नीलमणि, नीलमणि, परमानंद, परम आनंद की प्राप्ति, परमानंद। तो इस प्रकार कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष दोनों शामिल होते हैं। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताने वाला होता है जहां पर वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पांचवा समास जो है हमारा अव्ययी भाव समास। पांचवा समास है अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव नाम से ही समझ में आ रहा है, अव्यय, अव्यय, अव्यय अर्थात उपसर्ग, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जिससे अनेक वाक्य बनाए जा सकते हैं तो उसे अव्यय कहते हैं, है ना। तो अव्यय भाव ऐसे एक जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो या अव्यय से बना हो उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय भाव समास में जैसे एक है यथा, ये अव्यय है। प्रति, ये अव्यय है। अनु, अब इससे यथा हमने शब्द बना लिए शक्ति, यथाशक्ति। ठीक है, फिर यथा लगा दिया, यथावत। ठीक है, यथावत और यथावत, यथाशीघ्र। कितने शब्द बन गए? 1 2 3, यथाशीघ्र। अब ये हमारा दूसरा अव्यय है, ये हमारे अव्यय हैं, चाहे हमको इनको उपसर्ग बोल रहे हैं या अव्यय। प्रतिदिन, दिन, प्रतिकार, इससे भी बन गए, है ना। इससे भी हम शब्द बनाते हैं। अनुरोध, है ना, अनुरूप, अनुचार, अनुरूप, अनुरोध। ठीक है, इस प्रकार एक अव्यय से बने हुए शब्द अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। एक और होता है जीवन भर। जीवन भर, तो ये जो भर है इसमें ये अव्यय है या उपसर्ग, कुछ भी कह रहे हैं हम इसको। तो जीवन भर मतलब जीवन भर या जीवन भर, है ना। तो ये है हमारा अव्ययी भाव समास। फिर और हमारा आता है छठवा तत्पुरुष समास। छठवा आता है हमारा छठवें नंबर पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? पहला पद दूसरे पद का सहायक होता है। पहला पद दूसरे पद का सहायक होता है, अर्थात जब तक पहला पद नहीं होगा तो दूसरे पद का कोई अर्थ नहीं होगा, है ना। तो दूसरे पद का सहायक होता है पहला पद, जहां पर दूसरे पद का सहायक पहला पद होता है। और यहाँ कारक चिन्हों का, कारक चिन्ह समझते हैं आप? का, के, की, पर, से, है ना, ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह का, जो कारक चिन्ह होते हैं इसमें यहाँ पर कारक चिन्हों से
बंधे होते हैं। यहाँ पर जो पद होते हैं वो कारक चिन्हों से बंधे होते हैं। इसमें पहला पद, दूसरा पद सहायक, दूसरे पद का सहायक होता है पहला पद, और जो दोनों पद होते हैं, दोनों पद ये कारक चिन्हों से बंधे होते हैं, बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं? राजपुत्र। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ कारक चिन्ह आएगा राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है ये? और पहला पद दूसरे पद का सहायक है। देखना, देखिएगा पहला पद दूसरे पद का सहायक कैसे हुआ। यदि हम राज और पुत्र, एक पुत्र बस लिख दें तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है पुत्र, और यदि पुत्र के साथ हम पहला पद जोड़ देते हैं राज, तो ये राजपुत्र अर्थात सम्मान वाला पद बनता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राज रानी। पहला पद राज और दूसरा पद रानी, तो जो पहला पद होता है दूसरे पद का सहायक होता है। तो ये रानी को यदि अलग कर दें हम तो ये अकेला हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल रानी है। लेकिन हम इसके साथ राजा जोड़ दें, पहला पद राजा की रानी, राजा की रानी, तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि पहला पद दूसरे पद का सहायक होता है और इसमें कारक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात तत्पुरुष समास में जो दोनों पद होते हैं वो कारक चिन्हों से बंधे हुए होते हैं। तो इस प्रकार हमारे हुए 6 समास, 6 समास की क्लास आज हमने यही खत्म की। यदि आपको ये समास समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम और उत्सुक हो सके नई वीडियो बनाने के लिए।